हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपने जो है सॉइल साइंस की तीसरी चौथी क्लास है। पहला इंट्रोडक्शन की क्लास थी। प्रीवियस भी क्लास में हमने देखा है जो है भौतिक गुण हमने देखा। मृदा के गुण हैं, जो 3 प्रकार के गुण होते हैं: भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। तो उसमें से एक गुण के बारे में यानी कि भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मृदा सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, सॉइल की संरचना कैसी होती है, और मृदा कणाकार के बारे में पढ़ा था। मृदा कणाकार में आप जो होता है हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। तो उससे वीडियो को शुरू करने से पहले जो है फ्रेंड्स, इतनी मेहनत की जा रही है ये कि आप जो है इतना आप कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और जो है वीडियो को जरूर लाइक करें कि जो होता है आपके सब्सक्राइब से करने से और लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है। और जो क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम देख रहे हैं कितना डीप से डीप जो है पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं जो हमने भौतिक गुण में 2 पढ़ा था। पहले रिवीजन कर ले, क्या पता है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो पहला जैसे कि हमने भौतिक गुण पढ़ा था, भौतिक गुण में भौतिक गुण पढ़ा था हमने क्या, भौतिक गुण पढ़ा था, ठीक है। भौतिक गुण पहला टॉपिक है हमारा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, मृदा संरचना पढ़ा था। मृदा संरचना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मृदा संरचना पढ़ा था, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मृदा का आकार पढ़ा था, ठीक है। मृदा कणाकार पढ़ा था, ठीक है। तो मृदा संरचना किसे कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक व द्वितीय कण जो होते हैं मृदा के, सैंड सिल्क क्ले की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मृदा संरचना कहा जाता है। सैंड सिल्क की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सैंड सिल्क क्ले की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मृदा संरचना कहा जाता है। और मृदा कणाकार क्या कहा जाता है, आपेक्षिक अनुपात को क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है। यानी कि सैंड होगा, सिल्क हो गया, और क्ले के व्यवस्था को क्या कहा जाता है, संरचना कहा जाता है। और अनुपात को क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है। इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था सैंड सिल्क क्ले का आकार कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन आप लोगों को करा देते हैं। सैंड होगा, इसके बाद हमने पढ़ा था सिल्ट पढ़ा था, इसके बाद हमने क्ले पढ़ा था। इसमें जो होता आकार कितना था, हमने देखा था कि इसमें हमने बताया था किस तरीके से याद करना है। 0.002 mm से कम जो होता है क्ले का होता है। इसके बाद 0.002 से जो है 0.02 mm तक जो होता है किसका होता है, सिल्ट का होता है। सिल्ट के बाद हमने पढ़ा था 0.02 से जो होता है 2.0 mm क्या होता है, बालू का होता है, ठीक है। अब बालू में हमने 2 पढ़ा था, मोटी बालू और महीन बालू को पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कोलाइडल क्ले का आकार कितना होता है। तो कोलाइडल क्ले का आकार इससे जो है 1 0 बढ़ा देंगे, इसमें 1 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कोलाइडल क्ले जो होता है, कोलाइडल क्ले का आकार होता है mm से इतने, मतलब 0.00 mm2 से कम होता है। और यही बात कर लेते हैं मृदा परीक्षण की। हमने बात किया था मृदा परीक्षण के लिए उपयुक्त कणों का आकार कितना था। तो इसमें आप लोगों ने बताया था, हमने पढ़ाया था 0.2 mm से कम होता है। इसके बाद इसमें आप जानते हैं जैसे क्ले मिट्टी को, क्ले के पार्टिकल कितना होना चाहिए, तो 40% होना चाहिए। क्ले के बाद जो होता है, क्ले के बाद सिल्ट है, सिल्ट में 85%, इसके बाद सैंड में जो होता है, सॉरी उसमें 80, इसमें 85% होता है, ठीक है। जैसे कि सैंडी हो गया, ये आपको हमने बताया है, इसमें नहीं बताया होगा नोट डाउन कर लीजिए। क्ले सॉइल में कितना परसेंट जो होता है क्ले होता है, तब उसको मिट्टी को क्या कहा जाता है, क्ले कहा जाता है। तो क्ले में 40%। इसके बाद हमने अगर इसमें सिल्ट है, सिल्ट कितना परसेंट होना चाहिए, सिल्ट में 80%, और जो होता है सैंडी सॉइल में 85%, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा जो आप कह सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है, हम इसके आगे बढ़ेंगे। मृदा का आज हमारा 2 टॉपिक रहेगा। मृदा रंग रहेगा, यानी कि मृदा कलर को निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
मृदा घनत्व के पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब हम हेडिंग डालते हैं, आप लोग हेडिंग डालिए मृदा, हेडिंग डालिए मृदा, मृदा रंग डालेंगे। आज का पहला टॉपिक है अपना, यानी कि भौतिक गुण में तीसरा या चौथा पॉइंट है, आप तीसरा पॉइंट करके डालेंगे मृदा रंग, मृदा, मृदा रंग। तो मृदा रंग जो होता है, मसल चार्ट इसकी जो होता है, इसका किसने दिया था, तो मसल चार्ट ने इसको दिया था, एक प्रोफेसर थे, उनको भी आप लोग लिखेंगे। पहला लिखेंगे मृदा, मृदा रंग का निर्धारण जो होता है, मृदा रंग का निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, इत्मीनान से एकदम अच्छे से रिवीजन करिए, बाकी चीजों को अच्छे से पढ़िए। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको तैयार होना मैटर करता है, आपके पास कितना मैटर होता है, जितना मैटर करा दे रहे हैं, एक अच्छी रैंक आपकी, विश्वास करके पढ़िए, अच्छी रैंक जरूर आएगी। ठीक है, मृदा का रंग निर्धारण जो होता है, मुल्सन, मुल्सन, ठीक है, मुल्सन चार्ट, मुल्सन चार्ट द्वारा जो होता है मुल्सन चार्ट से होता है, से होता है। तो मृदा का रंग का निर्धारण किससे होता है, मुल्सन चार्ट से होता है। ठीक है, एक पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसकी खोज किसने किया था, तो मृदा ये मुल्सन चार्ट की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे अल्बर्ट, एक अल्बर्ट साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जो होता है, प्रोफेसर अल्बर्ट, अल्बर्ट एच मुंसेल ने की थी। तो रंग की खोज किसने की थी, तो निर्धारण किससे होता है, मुल्सन चार्ट से होता है, या चार्ट कलर से होता, मुल्सन चार्ट कलर, कलर, ठीक है, ने किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट पूछ लेगा कि मृदा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है और किसने किया था उसको। ठीक है, तो प्रोफेसर अल्बर्ट एच मुंसेल ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें जो कह सकते हो कि मृदा का जो इसमें कार्बनिक जो होता है, मुख्यतः जो है कार्बनिक खनिज और कार्बनिक पदार्थों का जो होता है इसमें, इससे निर्मित होता है। एक पॉइंट लिखेंगे, मिट्टी का रंग मुख्यतः, मिट्टी का रंग मुख्यतः खनिज पदार्थों और खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है, और कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है, कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। तो मिट्टी का रंग जो होता है कार्बनिक पदार्थों और जो होता है खनिज पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। कार्बनिक पदार्थों यानी खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों द्वारा मुख्यतः जो होता है मिट्टी का रंग निर्धारित होता है। जो होता है मसल कलर चार्ट किसने के द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसने शब्द दिया था, एल्बर्ट एच मुंसेल ने इसका नाम मतलब दिया था। अब आते हैं जो रंग होते हैं मिट्टी में, इसको देखेंगे आप, तो आप इसमें लिखेंगे मृदा जो होता है, मृदा रंग की 3 उप इकाइयां हैं, मृदा रंग की 3 उप इकाइयां हैं। कौन कौन सा है, पहला लिखेंगे आप ह्यू, दूसरा बैलूम,
और चौथा तीसरा लिखेंगे आप लिखेंगे क्रोमा, प्योरिटी ऑफ कलर को दर्शाता है क्रोमा, इसको लिखेंगे। तो ये क्या करता है, ह्यू क्या करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम यानी कि जो होता है प्रमुख वर्ड जो है कर्मान करता है। क्या लिखेंगे आप, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम, या प्रमुख मतलब प्रमुख वर्ड जो होता है कर्मिक रंग है, प्रमुख रंग वर्ड कर्मी रंग, ठीक है। जैसे इसमें कहें हम लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, लाल पीला नीला, और एक और रहेगा आपका भूरा, ठीक। ये 4 रंग को जो है इसका वर्णक्रम, ठीक। और इसमें आप इसके बाद आपको लिखना है क्या, वैल्यूम का मतलब होता है ब्राइटनेस, जैसे आपकी मोबाइल होता है, आपको जब कुछ ना याद रहेगा वैल्यू को आप वैल्यूम कर दीजिए। जैसे मोबाइल का ब्राइटनेस धीमा तेजा करते हैं, इसकी वैल्यूम धीमे और तेज करते हैं, तो वैल्यूम का मतलब होता है आपका रंग से ही संबंधित है, तो उस रंग से संबंधित है कम ज्यादा, या इसका अधेरापन या ब्राइटनेस या अधेरापन, ये सब दर्शाता है क्या, आपका वैल्यू। यानी कि वैल्यूम जो होता है, वैल्यूम आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वैल्यूम क्या करता है, यह रंग के गहरे व हल्केपन को दर्शाता है। वैल्यूम क्या करता है, रंग के, यह जो होता है रंग के गहरे व हल्के होने, यानी कि परावर्तन द्वारा, ठीक है, को दर्शाता है, यानी कि ब्राइटनेस, ठीक है। अब क्रोमा मतलब कोसे मतलब क्रोमा के कहते हैं प्योरिटी ऑफ कलर, यानी कि इसके जो है रंग की शुद्धता को क्रोमा दर्शाता है, ठीक है, रंग की शुद्धता। अब इसमें आप वैल्यूम कह सकते हो वही, जैसे कि रंग की चमक एवं अंधेरे को दर्शाता है वैल्यूम, हमने वो भी बताया, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, रंग में चमक व अंधेरे को। तो कहने का मतलब जब ये पॉइंट को आप समझ लेंगे, वैल्यूम का मतलब होता है क्या, कम या ज्यादा करना किसी चीज को। तो आप किसी चीज को क्या रंग पढ़ रहे हैं, तो रंग में जो चमक ज्यादा कम हो उसी को वैल्यूम कहते हैं। क्रोमा किसे कहते हैं, यह जो होता है शुद्धता को दर्शाता है, प्योरिटी ऑफ कलर, ठीक है, प्योरिटी ऑफ कलर, ठीक है, शुद्धता को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है, ठीक है। यह रंग की ताकत को, यह रंग की ताकत को दर्शाता है। तो यानी कि प्योरिटी आप कितना उसमें क्रोमा का मतलब है कितना उसमें जो है उसमें अच्छाइयां हैं, उसको जो है क्रोमा दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो और आते हैं इसमें, आप अब इसमें पढ़ेंगे आप जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको पढ़ना है। जैसे कि आपको लाल रंग या काला रंग आप जानते हैं, काला रंग में यानी सॉरी काली जो होती है मृदा का काला रंग जानते हो, तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण जो होता है मृदा काली दिखाई देती है, इसको देखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे मृदा का काला रंग, ठीक है, या काली मिट्टी। तो लिखेंगे आप पहला पॉइंट लिखेंगे मृदा का काला रंग, मृदा का काला रंग
मृदा का काला रंग जानते हैं किसमें, कार्बनिक पदार्थों को, ये कार्बनिक पदार्थों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों को दर्शाता है। ये कलर दिख रहा है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों को क्या है, कार्बनिक पदार्थों को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है प्रभावित करने वाले, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है दूसरा लेंगे कार्बन, और इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया, टिट्रीफेरस हो गया, या ऑक्साइड हो गया, या जो होता है मैग्नीज की अधिकता के कारण जो होता है मिट्टी की रंग जो होता है काला होता है, यानी कि काला रंग होता है। ठीक है, पहला लिखेंगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया, या टिटानीफेरस, टिटानीफेरस, टिटानीफेरस हो गया, ऑक्साइड, टिटानीफेरस ऑक्साइड, और लास्ट में आ जाए मैग्नीज की अधिकता के कारण जो होता है मैग्नीज की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण क्या होता है, मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है। क्लियर होगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो हो गया काली। अब आता है लाल मृदा, मृदा का लाल रंग। ठीक है, तो जानते हैं मृदा का लाल रंग जो होता है, लाल मृदा क्यों दिखाई देती है, तो उस मृदा में जो होता है आयरन की अधिकता अधिक होती है। ठीक है, और इसमें हेमेटाइट के कारण लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है आप या तो मृदा लाल क्यों दिखाई देती है, ऑप्शन में अगर आपका हेमेटाइट रहता तो उसको क्लिक कर जो है सही करेंगे। अगर हेमेटाइट नहीं रहता है या फिर रहता है यानी कि आयरन रहता है, लोहा रहता है, तो आप जो है उसको सही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आयरन की अधिकता के कारण, आयरन की अधिकता। ठीक है, या हेमेटाइट के कारण। ये क्वेश्चन जो है हेमेटाइट के कारण, ये क्वेश्चन बीओ बिहार में जो है अभी पूछा गया था के कारण। ठीक है, ये पूछा गया था, ऑप्शन में था हेमेटाइट। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, तीसरी जो होती है कि नीला, मृदा का नीला रंग क्यों होता है, क्या कारण होते हैं उसमें। ठीक है, मृदा का लिखेंगे, मृदा का नीला रंग। तो नीला रंग होता है कि जहाँ की मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होता है जलमग्न अवस्था में रहती है, यानी कि जलमग्न अवस्था। ठीक है, चार नंबर पे लिखेंगे आप, नीला हो गया। इसके बाद क्या बचा, मृदा का पीला रंग, मृदा का पीला रंग क्या लिखेंगे आप, लिग्नोनाइट, पीला रंग होगा। अब सफेद रंग आता है सिलिकॉन की अधिकता के कारण। एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, मृदा का सफेद रंग, मृदा का सफेद रंग जो होता है सिलिकॉन या साई की अधिकता के, सिलिकॉन है या साई, सिलिकॉन की अधिकता के कारण। ठीक है, सिलिकॉन की अधिकता के कारण। तो आपने देखा मृदा का काला रंग जो होता है कार्बनिक पदार्थ उसमें अधिक पाए जाते हैं,
उसमें टिटानिफेरस जो होता है या मैग्नीज की अधिकता के कारण होता है। इसके बाद लाल रंग देखें, मृदा का लाल रंग जो होता है आयरन की अधिकता के कारण होता है या हेमेटाइट के कारण होता है। इसके बाद आपने देखा नीला रंग जो होता है जलमग्न, पीला रंग आपने देखा लिग्नोनाइट, और मृदा का जो होता है सफेद रंग आपने क्या देखा, सिलिकॉन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये होगा। एक दो पॉइंट आप इसमें और लिख लीजिए, जैसे कि आते हैं वाटर लॉगिंग किसे कहा जाता है। जैसे कि अब जलमग्न आ गया अवस्था, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसको। जैसे कि हम कहें एक वाटर लॉगिंग होता है, एक वाटर क्रॉप लॉगिंग होता है, एक लॉजिंग होता है। ठीक है, तीनों लॉजिंग जो होते हैं इसको यही लिख लीजिएगा। क्या है, पहला लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखेंगे वाटर लॉगिंग, यानी कि जलमग्न अवस्था। वाटर लॉगिंग, जलमग्न अब इसमें जैसे माइक्रो हो गया और माइक्रो, ठीक है, एमआई और एमओ, जो इसके क्षेत्र अधिक हो जाते हैं, रंध्रा अवकाश जो होते हैं पानी से भर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे, जब माइक्रो एम और माइक्रो दोनों प्रकार के छिद्र कह सकते हैं, रंध्रा अवकाश जो होता है जल से भर जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग कहा जाता है। जब माइक्रो दोनों प्रकार के रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया। अब दूसरा आएंगे, आप देखेंगे क्रॉप लॉगिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, क्रॉप लॉगिंग, इसमें डबल जी है, इसमें सिंगल जी है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें ट्रिपल जी है, इसमें डबल जी है। ठीक है, इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। तो क्रॉप लॉगिंग जो होता है किससे संबंधित होता है, पहला तो प्रश्न यही पूछ लेता है, क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है, पहला प्रश्न बनता है, तो आप किसे ले, गन्ने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि गन्ना से संबंधित है, और जो होता है नाइट्रोजन की जो होता है कमी का पता लगता है। ठीक है, N2 की कमी का पता चलता है। ठीक है, अब लॉगिंग की बात करेंगे, जिसमें एक रहता है, तो ये फसलों को, इसे होता है फसलों का गिरना। ठीक है, फसलों गिरना। क्लियर हुआ इतना? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे इस तरीके से। माइक्रो जो होता है वाटर लॉगिंग उसे कहा जाता है, जिसमें जो होता है आपके माइक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के रंध्रा अवकाश जो होते हैं जल से भर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है। और क्रॉप लॉगिंग उसे किससे संबंधित है, पहला पॉइंट आप आते हैं तो बताएंगे गन्ने की फसल से संबंधित है, यानी कि गन्ने से संबंधित है, और नाइट्रोजन की कमी का पता चलता है। इसके बाद क्रॉप लॉगिंग की बात करेंगे, फसलों का गिरना। ठीक है, यहाँ जी थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दबाजी में ना करिए, गन्ने से संबंधित है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब जो है अपना दूसरा टॉपिक क्या है, सॉइल मृदा का घनत्व के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक,
मृदा घनत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। मृदा घनत्व देखेंगे हम। मृदा घनत्व को किसे कहा जाता है? ठीक है, पहले पॉइंट ये लिखेंगे आप, पहले तो लिखेंगे, हेडिंग डालिए। मृदा ठीक है, सॉइल डेंसिटी, सॉइल डेंसिटी, सॉइल सॉइल डेंसिटी, ठीक है, उसे किसे कहा जाता है, इसको लिखना है आपको। तो पहले लिखना है आपको, इसकी परिभाषा लिखिएगा, मृदा घनत्व की परिभाषा लिखेंगे आप। मृदा के एक इकाई जो होता है आयतन का वजन क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है। मृदा घनत्व किसे कहा जाता है? मृदा के एक इकाई आयतन का घनत्व जो होता है, का घनत्व क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, मृदा के इकाई आयतन लिखेंगे, मृदा के इकाई आयतन का वजन मृदा घनत्व कहलाता है। मृदा के जो था इकाई आयतन, मृदा के इकाई आयतन, इकाई आयतन, मृदा के इकाई आयतन का वजन क्या कहलाता है? वजन कहलाता है मृदा घनत्व। वजन मृदा घनत्व कहलाता है, कहलाता, ठीक है। मृदा के इकाई आयतन का वजन क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है, ठीक है। इसे जो है किससे नापा जाता है? इसे को जो है, इसको किससे नापते हैं? पाइकोनोमीटर से, पाइकोनोमीटर द्वारा मापा जाता है, के द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पाइकोनोमीटर से द्वारा मापा जाता है। मृदा के इकाई आयतन का वजन क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है। परिभाषा भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? भार बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर भार बटे आयतन, ठीक है। तो वही है घनत्व की परिभाषा। मृदा के यानी कि मृदा के घनत्व के एक इकाई आयतन का भार जो होता है, वजन जो होता है, क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है, ठीक है। यहाँ से याद रख सकते हैं, मृदा के इकाई आयतन के वजन का जो होता है घनत्व क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है। क्लियर हुआ? अब मृदा घनत्व जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक पार्टिकल डेंसिटी यानी कि कण घनत्व होता है, जिसको वास्तविक घनत्व या कह सकते हैं, जिसको सत्य घनत्व कह सकते हैं। और इसका जो होता है वजन कितना होता है? 2.66 यानी कि 2.65 कह सकते हो, ठीक है, होता है। इसके बाद आपका दूसरा क्या होता है? स्थूल घनत्व होता है। उसका जो होता है स्थूल घनत्व का कितना वजन होता है कह सकते हैं, तो एक उसका इसके आधा, यानी कि जो होता है कि पार्टिकल डेंसिटी के आधा होता है, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, हेडिंग डालेंगे, मृदा घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। मृदा घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है, होता है। मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, स्थूल घनत्व लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखेंगे आप पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी,
पार्टिकल डेंसिटी यानी कि पीडी, इसको पीडीसी भी कहा जाता है। तो पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है? पीडी बराबर होता है भार बटे आयतन, आयतन। इसको और नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कण घनत्व के नामों से जाना जाता है। कण घनत्व, वास्तविक घनत्व, वास्तविक घनत्व, सत्य घनत्व, सत्य घनत्व। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि पार्टिकल डेंसिटी को अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। कण घनत्व होता है, वास्तविक घनत्व होता है, सत्य घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे ठोस घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है ठोस घनत्व भी कहा जाता है। ठीक, ठोस घनत्व भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। तो सूत्र भी हो गया। मृदा का औसत कण या औसत घनत्व भी इसको बोला जाता है। मृदा का औसत कण या वास्तविक घनत्व या जो होता है सत्य घनत्व पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? तो मृदा का कह सकते हैं, यहां लिखेंगे आप मृदा, ठीक है, मृदा का औसत कण, मृदा औसत कह पूछा जाए या कण घनत्व पूछा जाए या वास्तविक घनत्व पूछा जाए, वास्तविक घनत्व पूछा जाए या जो होता है आपका सत्य घनत्व पूछा जाएगा, तो आप कितना बताएंगे? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। और इससे इसके इसके जो होता है, इसके वास्तविक घनत्व या औसत घनत्व या कण घनत्व से आधा जो होता है आपका स्थूल घनत्व होता है। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? कोई डाउट नहीं रहा? मृदा की तुलना जो होता है पानी के घनत्व से कह सकते हो कम होता है, जिसमें आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मृदा की तुलना, ठीक है, मृदा की तुलना में मृदा की तुलना में पानी का घनत्व पूछा जाता है, पानी का घनत्व पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है। क्लियर हो गया? औसत घनत्व ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आपका भी स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं और पॉइंट को याद रखते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मृदा का कण जो होता है घनत्व अधिक होता है, कम होता है? तो मृदा में लिखेंगे, मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मृदा का और जो होता है कण घनत्व कम होता है। ठीक है, यानी कि ज्यादा नहीं होता, कम होता है। तो लिखेंगे आप, तो इसके बाद लिखेंगे मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण का घनत्व जो होता है कम होता है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मृदा का कण का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो और भारी खनिजों की उपस्थिति में मृदा कण में क्या होती है? वृद्धि होती है। एक पॉइंट और लिखेंगे इंपॉर्टेंट, भारी खनिजों की उपस्थिति में कण घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। उपस्थिति में कण घनत्व में क्या होती है?
वृद्धि होती है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मिट्टी के कण में कमी होती है और खनिज पदार्थ मिलाने पर उपस्थिति में वृद्धि होती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर इसका कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व पूछा जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बनिक घनत्व का, कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे? 1.1 से 1.4। ठीक, आगे भी पढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया। पार्टिकल डेंसिटी को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? ठीक है, कितना होता है, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। पार्टिकल डेंसिटी तो हो गया, अब हमें पढ़ना है क्या है? स्थूल घनत्व को पढ़ना है। ठीक है, इसको जो है आपको इसको आगे थोड़ा करते हैं ताकि हम दोनों को कंपैरिजन करके सिखा सके। ठीक है, ठीक, इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। औसत मृदा का औसत कण घनत्व या वास्तविक घनत्व पूछा जाए 2.65 ग्राम प्रति। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है आपको दूसरा जो होता है इसको, दूसरा घनत्व जो होता है क्या होता है? स्थूल घनत्व, जिसे बोला जाता है बल्क डेंसिटी पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व को जो होता है सामान्य मृदा घनत्व भी कहा जाता है। आप इसको भी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सामान्य मृदा घनत्व। ठीक है, तो अब इसको किसे स्थूल घनत्व कहा जाता है, इसके पॉइंट लिखेंगे आप। लिखेंगे शुष्क जो होता है, शुष्क मृदा इकाई आयतन का भार स्थूल घनत्व स्पष्ट करता है। ठीक है, शुष्क मृदा का इकाई आयतन का भार जो होता है स्थूल घनत्व या स्पष्ट घनत्व कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मृदा, शुष्क मृदा का इकाई आयतन का स्पष्ट घनत्व या कह सकते हैं भार का स्पष्ट घनत्व या स्थूल घनत्व कहलाता है, यानी कि भार का। तो इसका सूत्र भी है, यही है, यानी कि बल्क डेंसिटी क्या है? भार बटे जो होता है आयतन प्लस रंध्रावकाश। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट तो में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसको देखते हैं। बिंदु जो आपको ध्यान रखना है तो मृदा का औसत पूछा जाता है, औसत स्थूल घनत्व पूछा जाता है। तो स्थूल घनत्व को औसत घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो मृदा का स्थूल घनत्व लिखेंगे आप, जिसको ये एग्जाम में बन सकता है। मृदा का औसत मृदा का औसत स्थूल घनत्व तो हमने बताया है आपका जो होता है पार्टिकल डेंसिटी का पूछा जाता है, कण मृदा का कण घनत्व पूछा जाता है, तो आप क्या कितना बताएंगे? 2.65। उसका आधा कर देंगे तो
तो औसत घनत्व बढ़ जाएगा 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कुछ मिलाने पर जो होता है, कार्बनिक पदार्थ हुआ या गोबर की खाद हुआ, तो रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ती है, घटती है। ठीक है, और इसमें जो स्थूल घनत्व में बढ़ोतरी होती है, कमी होती है। इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने इसका ये देख लिया। अब आपको ध्यान देना है, जो होता है कार्बनिक पदार्थ, कुछ मिलाने पर मृदा में क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ या कह सकते हैं गोबर की खाद या FOIM जो है डालने पर रंध्रावकाशों में बढ़ोतरी होती है और स्थूल घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। रंध्रावकाशों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है और स्थूल घनत्व जो क्या होता है, कम होता है। यानी कि किसी पदार्थ में, किसी सॉइल में, किसी मृदा में जो होता है कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर क्या होता है, रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ती है और आपके स्थूल घनत्व की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्थूल घनत्व जो होता है, स्थूल घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है कम होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भू परिष्करण करने पर, यानी कि टिलेज होने पर, भू परिष्करण जो होता करने पर रंध्रावकाशों में बढ़ोतरी होती है। भू परिष्करण करने पर रंध्रावकाशों में बढ़ोतरी होती है और जो होता स्थूल घनत्व जो होता है कम होता है। स्थूल घनत्व कम होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ या गोबर मिलाने पर रंध्रावकाशों की संख्या पूछा जाता है तो बढ़ता है और स्थूल घनत्व की संख्या कम होती है। ठीक है, यहाँ भी आपने देखा कण घनत्व देखा, मिलाने पर कण घनत्व कम होता है। ठीक है, भारी खनिज की उपस्थिति में वृद्धि होती है उसमें, पार्टिकल डेंसिटी में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पडलिंग होता है। पडलिंग किसमें की जाती है, पहला प्रश्न तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पडलिंग किसमें की जाती है, किससे संबंधित है, पूछा जाता है। पडलिंग किसमें की जाती है, किससे संबंधित होता है, तो आप बताएंगे किससे संबंधित होता है, धान से संबंधित है। किसके खेत में की जाती है, धान के खेत में पडलिंग की जाती है। ठीक है, तो पडलिंग करने पर रंध्रावकाशों की संख्या में बढ़ेगा घटेगा, आप बताइए। पडलिंग करने पर जो होता है रंध्रावकाशों में कमी होती है और स्थूल घनत्व में, ये याद रखना है, स्थूल घनत्व में बढ़ोतरी होती है। स्थूल घनत्व में क्या होगी, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो आपको कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर या FOIM मिलाने पर उसमें जो होता है रंध्रावकाशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, स्थूल घनत्व में कमी होती है। भू परिष्करण करने पर रंध्रावकाशों में बढ़ोतरी होती है और स्थूल घनत्व में कमी होती है। तीसरा पॉइंट आपने लिखा पडलिंग करने पर, ये अलग समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा कि इसमें रंध्रावकाशों में कमी होती है और स्थूल घनत्व में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आते हैं हम लास्ट जो टॉपिक इसके अंदर आते हैं उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि अब इतना पॉइंट तो आपने याद रख कर लिया। ठीक है, अब पार्टिकल डेंसिटी पूछा जाता है या इस पे कंपैरिजन करके बता देते हैं सारी चीजें, जैसे क्ले में कितना पाया जाता है, पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है,
बल्क डेंसिटी कितनी होती है क्ले सॉइल की या सैंडी सॉइल की या जो होता है सिल्ट सॉइल की। तो इसको आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए पहले करते हैं। पहले आप जो है एक चीज लिखेंगे, मृदा का भौतिक गुण के लिए स्थूल घनत्व, उसी में लिखेंगे आप। स्थूल घनत्व में एक पॉइंट और लिख लेंगे, मृदा 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 का भौतिक गुण, मृदा का भौतिक गुणों के लिए स्थूल घनत्व, ठीक है, कण घनत्व की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कण घनत्व की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता। क्लियर हो गया। अब इसमें आप लिखेंगे, मृदा लिखेंगे, पार्टिकल डेंसिटी लिखेंगे, बल्क डेंसिटी लिखेंगे और रंध्रावकाश लिखेंगे। क्लियर। इस पॉइंट को आप लिखेंगे, इस तरीके से चार्ट बनाएंगे और यहां से क्वेश्चन, इस मतलब आज के लेक्चर से तो एक क्वेश्चन जो है आपका श्योर है। पहले लिखेंगे आप मृदा लिखेंगे, मृदा लिखने के बाद आप लिखेंगे पार्टिकल डेंसिटी यानी कि कण घनत्व। इसके बाद आप बल्क डेंसिटी लिखेंगे, बीडी जिसे कहते हैं, मतलब स्थूल घनत्व हो गया बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, रंध्रावकाश। ठीक, तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे आप सैंडी सॉइल, सैंड यानी कि बालू। सिल्ट लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, क्ले लिखेंगे। चौथा लिखेंगे आप कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ लिखेंगे। चौथा क्या है, कार्बनिक पदार्थ। क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा सैंड सॉइल में, सैंड मृदा में सैंड सॉइल की यानी कि बालू की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है या कण घनत्व कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे। कितना बताएंगे आप, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब पूछा जाएगा सिल्ट सॉइल में, सिल्ट सॉइल का मतलब सिल्ट मृदा का पार्टिकल घनत्व कितना होता है, पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, तो इससे ज्यादा होती है, 2.80 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब पूछा जाएगा क्ले मृदा में, क्ले मृदा की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है यानी कि कण घनत्व कितना होता है या वास्तविक घनत्व कितना होता है क्ले मिट्टी की, तो आप बताएंगे इससे कम होता है यानी कि इससे ज्यादा होता है, क्रम ज्यादा वाला है। ठीक है, 85। पूछा जाएगा कार्बनिक पदार्थ का पार्टिकल डेंसिटी या वास्तविक घनत्व कितना होता है कार्बनिक पदार्थ का। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक मृदा कण का दो चीज अलग है। तो कार्बनिक पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं, तो आप बताएंगे 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर यही बात कर लेंगे, अगर पूछा जाता है मृदा कार्बनिक पदार्थ का, तो इतना हो गया। अब यहां पूछे कण यानी कि कार्बनिक मृदा का कण घनत्व पूछा जाता है, तो आप कितना बताएंगे, 2.1 से 2.4 तक। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। कार्बनिक पदार्थ पूछा जाता है इतना और कार्बनिक कण घनत्व पूछा जाएगा उससे ज्यादा होता है, दुगुना कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं बल्क डेंसिटी पूछा जाता है, तो बल्क डेंसिटी पूछता है कि सैंडी सॉइल के या बालू सॉइल की स्थूल घनत्व कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, 1.6 से
1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद 1.4, उससे कम आएंगे 1.3। ठीक है, इससे बाद जो होता है कार्बनिक पदार्थ की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो 0.5 होती है। और सबसे ज्यादा रंध्र अवकाशों की संख्या इसी की होती है। ठीक है, कितना होती है, तो आप बताएंगे 70 से 80%। क्लियर, इसका कितना होता है 20 से 30%, इसका 20 से 30, इसका 40 से 50%, और इसका याद रखेंगे 50 से 60%। क्लियर हो गया। हमें लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में आपने देखा कलर, जो भौतिक गुण है रंग के बारे में, उसको आपने देखा कि ह्यू क्या किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम क्या डिनोट करता है, ब्राइटनेस को डिनोट करता है, और क्रोमा क्या करता है, कलर की शुद्धता को, यानी कि उसकी कितनी ताकत को दर्शाता है। इसको पढ़ा था। इसके बाद आज आपने क्या पढ़ा, मृदा जो होता है घनत्व के बारे में पढ़ा है, सॉइल मतलब डेंसिटी के बारे में पढ़ा अच्छे से। इसमें 2 तरीके की होती हैं। आप में एक जो होता है मतलब वास्तविक कण होता है, यानी कि वास्तविक घनत्व, जिसे पार्टिकल डेंसिटी बोला जाता है। पार्टिकल डेंसिटी आयत पार्टिकल जो होता है उसका कण कितना होता है, तो आप बताएंगे 2.65 जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। दूसरा आपने पढ़ा स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व का पूछा जाता है कि स्थूल घनत्व का घनत्व कितना होता है, स्थूल कण का घनत्व कितना होता है, तो आप बताएंगे उससे आधा होता है, यानी कि कम होता है, यानी कि 1 उसका आधा होता है, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद आपने इसको कंपैरिजन रूप से पढ़ा है। तो आज की क्लास से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्लास देखे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।